वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे हैवान बनने पर मजबूर मत करो, प्यार से जो कह रहा हूँ मान लो। ये कहते वक्त लड़का झुककर आर्यन के गाल को सहला रहा था तो वहीं आर्यन की आंखों में डर बैठ गया और लड़के के हाथ में गन देकर उसकी बोलती बंद हो गई। अब उसे उस लड़के से डर लगने लगा और उसी के साथ उसकी सारी होशियारी में निकल गई थी। अगर ना मानो तो उसकी आवाज में कपाटती लड़के ने उसके चेहरे से गन हटाई और गन फर्श पर फेंक दी। सोचो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करे, जस्ट थिंक कि तुम्हारी पुलिस से निकलवा दिया जाए या फिर रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम जिंदगी और मौत के बीच फंस जाओ। तो जस्ट थिंक तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहीं जा रही हो और उसके साथ कुछ हो जाए, तब तुम क्या करोगी? लड़की ने आर्यन की तरफ बेर करते हुए कहा, जिसे सुन आर्य को उस पर गुस्सा आने लगा। उसे उससे नफरत होने लगी। या इन कह लो कि वो पहला इंसान था जिससे उसे नफरत हुई थी। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता था? अपने मतलब के लिए किसी की जान तक ले सकता था। क्या इसे किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं? गया लोगों की जिंदगी इसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। कुछ ऐसे ही ख्याल उसके दिमाग में उस लड़की के बारे में पनप रहे थे। तो तुम मेरी कमजोरी को अपना हथियार बना रहे हो क्या? कोई ऐसा तुम्हारे साथ करे तो क्या तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाए, तब तुम क्या करोगे? क्या तब तुम भी उसकी बात मान लोगे? आर्यन ने गुस्से में कहा, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो ऐसा इंसान नहीं जो मुझे कमजोर कर सके। इस बात से अनजान कि जिस लड़की के सामने वे खड़ा है वे उसकी दुनिया हिलाने वाली थी, उसकी कमजोरी बनने वाली थी, दूसरों के कदमों में ना झुकने वाले को अपने कदमों में झुकाने वाली थी। ये कहते वक्त अगर लड़के को इस बात का जरा सा भी इल्म होता तो यकीनन इस लड़की से शादी ना करता, किसी सूरत हाल ना करता। हर किसी न किसी की कोई कमजोरी होती है, तुम्हारी भी होगी और नहीं है तो बन जाएगी तुम्हारे साथ भी। कोई ऐसा ही करेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। आर्यन ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए उसे भी कहा, मालूम था कि किस्मत पर लटने करवट बदलने वाली है और वही इसकी कमजोरी बनने वाली है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है? तो तुम्हारे दोस्तों को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। लड़के ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम? मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। आर्यन का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था, पर गुस्से को ताक में रखते हुए उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लड़के ने वापस उसे उसकी ओर पलटते हुए अपने आखिरी अल्फाज लफ्ज गए और ये कहकर लड़का वहां से चला गया। पीछे खड़े बाकी के दोनों आदमी उस लड़के के पीछे चले गए। अब आर्यन ने उस कमरे में अकेली वो चेयर से उठ एक रूम में एक कोने में जा बैठे और बैठने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? कौन है ये लोग और ये सब क्या है? जो 6 महीने का मेरिज कॉन्ट्रैक्ट, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्लीज जीसस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे इस दरिंदे से बचा लो। उसने गर्दन उठाकर नम आंखों से अंधेरे कमरे की सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा। रोते हुए उसने अपने दोनों पैर मोड़े और अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया। अब उसकी सिसकियां उस अंधेरे कमरे में गूंज उठी। रूम में बैठे बैठे वे जमीन पर ही सो गई थी कि तभी कोई डोर खोलकर अंदर आया और खाने के प्लेट आर्यन के आगे खिसका कर चला गया। पूरे दिन रोने की वजह से आर्यन को भूख लगने लगी थी। आर्यन ने प्लेट अपनी ओर करके खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने वही जमीन पर अपना दुपट्टा बिछाया और लेट गई उस अंधेरे कमरे में। उसे ना तो दिन का पता चल रहा था ना ही रात का। आहूजा मेंशन शादी की तैयारी की वजह से मेंशन में काफी हलचल थी। मेंशन में सब बहुत खुश थे। सो उसने बहुत खुश थी कि उसकी भाभी आने वाली है और इंद्र की तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और इंद्र की खुशी में शारदा भी खुश थी। इधर विवेन अपने रूम में बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। विवेन ने फोन पिक करते हुए कहा, हम बोलो। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कुछ कहा जिसे सुनकर विवेन के चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट छाई। होना क्या है? होगा वही जो विवेन सिंघाना चाहेगा। फोन की दूसरी तरफ से फिर किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर विवेन ने कहा, हम Now I am tired, so talk to you later। अगली सुबह आज मेंशन में गुलाब के फूल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे थे, इसलिए क्योंकि मेंशन में रहने वाले लोगों को गुलाब की खुशबू से बेहद प्यार था, इसलिए आज मेंशन को गुलाब से सजाया जा रहा था। हर साइड वाइट और रेड रोज दिख रहे थे और इन सजावट को देखते हुए इंद्र हॉल में आए। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए शारदा माहिरा का शादी का सामान गया। शारदा बोली, हाँ मैं कल शाम को ही रह दिया था। इस पर इंद्र मुस्कुराया। उन्होंने इस पर कहा, बस एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। शारदा बोली, हाँ बस सही से हो जाए। तभी रोशनी हॉल में हुए सोफे पर बैठते बोली, डैड भाई दिखाई नहीं दे रहे, आज उनकी शादी है। उन्होंने तो कोई रस्म भी नहीं की, ना हल्दी ना मेहंदी। ऐसी रूखी सूखी शादी कौन करता है डैड? इस पर इंद्र हंस पड़े, तुम्हारा भाई है उसी से पूछ लो। पूछ नहीं तब ना, जब भाई दिखाई देंगे। रोशनी ने कहा। तो इंद्र बोले, ऑफिस गया होगा, शाम को शादी होगी तब देख लेना उसे। रोशनी बोली, डैड में तब मैं क्यों देखूंगी, तब तो भाई को भाभी ही देखेगी। रोशनी के इस बात पर इंद्र और शारदा हंस पड़े। अंधेरा रूम में बैठे बैठे रो रही थी कि रूम का डोर खुला और डोर खुलने के साथ ही रूम की लाइट जली। 2 आदमी 3 पीस ब्लू सूट पे अंदर आए। उनके पीछे 2 लड़कियां अंदर आई। लड़कियों के हाथ में बड़े बड़े पैकेट्स पकड़े हुए थे। तैयार कर दो इसे, उनमें
से एक आदमी ने रानी को देखते हुए कहा, जिसे सुन दोनों लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों आदमी वहां से चले गए। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने उसे लहंगा पकड़ाते हुए कहा, वो ऐसे तो रानी ने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदले। कुछ ही पल में आर्यनी लहंगा पहनकर वापस आई तो दूसरी लड़की ने उसके बालों को बनाया और सब उसका मेकअप किया। उसके हाथों में चूड़ियां, गले में हार, कानों में झुमके पहनाए गए। वो आज दुल्हन बन रही थी, उसकी शादी हो रही थी, पर जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस वहां से कैसे भी भागना था, पर उसको अच्छे से पता था कि वह कुछ नहीं कर सकती। वह एक ऐसे दरिंदे के जाल में फंस गई है जिसके जाल से निकल पाना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। वे किसी कठपुतली की तरह बैठी थी और उसके साथ जो हो रहा था वह होने दे रही थी। उसके पास उसका कुछ था तो बस उसके आंसू जो उसकी आंखों से बहकर उसके दिल का हाल बयान कर रहे थे। वे एक इंसान की पत्नी बनने जा रही थी जो किसी दरिंदे से कम नहीं था। एक ऐसे इंसान की पत्नी होना जिसको वे जानते भी नहीं थे, जो उसके लिए किसी दरिंदे से कम नहीं था। एक ऐसे दरिंदे से शादी करने से अच्छा तो वह माना पसंद करती। दुल्हन के जोड़े में सजी आर्यनी के दिमाग में इस तरह की तमाम बातें चल रही थी। आउजा मेंशन, पूरा मेंशन गुलाब पे सजा सता पैलेस में लगे लाल सफेद गुलाब मेंशन के माहौल को काफी खुशनुमा बना रहे थे। स्टेयर केस को भी गुलाबों से सजाया गया था। हाल का पूरा वॉल गुलाब की लंबी लंबी लटों से छुपा हुआ था और हाल के बीच में एक बड़ा सा मंडप लगाया था जिसके चारों ओर सोफे रखे गए थे। विवियन की शादी काफी प्राइवेट तरीके से देखी गई थी। इस शादी में सिर्फ खन्नास और आहूजा ही शामिल थे, किसी रिश्तेदारों तक को नहीं बुलाया गया था। विवियन को शोर शराबा पसंद नहीं था और रिश्तेदारों से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। मीडिया से भी दूर ही रहता था। अभी शाम बज रहे थे। इंद्र और शारदा हाल में सारी तैयारी देख रहे थे और रोशनी मंडप को फूलों से सजा रही थी। तभी हाल की गेट से खन्ना अपनी बीवी के साथ और अपने 4 बच्चों के साथ अंदर आए। माहिरा भी उनके साथ थी। उसने इस वक्त नॉर्मल से सूट पहन रखा था। इंद्र और शारदा ने जब उन्हें देखा तो उनकी तरफ चली गई। शारदा माहिरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ये क्या माहिरा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जिस पर माहिरा ने कहा, एक्चुअली मेरा लहंगा अभी तक नहीं आया। शारदा माहिरा के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जाओ माहिरा, जाकर तैयार हो जाओ। और तैयार होने में बहुत समय लगता है और शादी का मुहूर्त भी होने वाला है। ओके, माहिरा ने कहा। रोशनी, जाओ माहिरा को उसके रूम में लेकर जाओ और तैयार होने में उसकी हेल्प करो। शारदा ने रोशनी को बुलाते हुए कहा। जैसे सुन शारदा माहिरा को लिफ्ट से होते हुए सेकंड फ्लोर के रूम में लेकर गई और तैयार होने में उसकी हेल्प करने लगी। दूसरी तरफ इस वक्त विवियन अपने रूम में शेरवानी पहने मिरर के सामने खड़ा था। विवियन के पीछे खड़े केडन ने उसको सोफा पहनने के लिए पकड़ाया। केडन, सारी तैयारी हो गई? विवियन उसके हाथ में सोफा लेकर सोफा पहनते हुए पूछा। यस बॉस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, केडन ने कहा। गुड केडन, विवियन ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा। अब शाम के 7 बज चुके थे। विवियन अपने रूम से बाहर आकर लिफ्ट से होता हुआ हॉल के मंडप में आया। मंडप के सामने वाले सोफे पर आहूजा और खन्ना बैठे थे। विवियन के लेफ्ट साइड वाले सोफे पर माहिरा की दोनों बहनें और रोशनी बैठी थी। विवियन के जस्ट पीछे वाले सोफे पर खन्ना की वाइफ और शारदा बैठी थी। विवियन के बगल वाले सोफे पर माहिरा के भाई बैठे थे। विवियन के मंडप में आते ही पंडित जी ने सारी विधियां करनी शुरू कर दी। उन्होंने विवियन के माथे पर तिलक लगाया, विवियन के हाथ में अक्षत दिया और वर के साथ की सारी विधियां संपन्न हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए वधू को बुलाई। जिसे सुन विवियन ने केडन को इशारा किया। इस पर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और दुल्हन को लेने चला गया। कुछ ही पल बाद एक लड़की सुर्ख लाल जोड़े में सजी हाथों में लाल गुलाब की माला लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उस लड़की ने घूंघट किया हुआ था, पर घूंघट से उसके सुर्ख लाल होठ साफ झलक रहे थे। हाथों में लाल चूड़ा, बड़े बड़े झुमके, गले में बड़ा सा हार, उसके लहंगे के दुपट्टे ऐसे झलकती गोरी कमर और कमर पर कमर बंद। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पीछे राज और राहुल केडन थे। लड़की धीरे धीरे चलकर मंडप में आई। कन्यावर को वरमाला पहनाया। पंडित ने लड़की को हाथों के इशारे से कहा। जैसे सुन लड़की ने कांपते हाथों से विवियन के गले में वरमाला डाली। अब ऊपर कन्या को वरमाला पहनाया। पंडित जी ने विवियन से कहा। जैसे सुन विवियन ने भी वरमाला पहनाई और दोनों बैठ गए। देखते ही देखते पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सारी विधियां करने लगे। खन्ना ने आगे बढ़कर अपनी बेटी का कन्यादान किया। उसके बाद की विधियां होने लगी। अब सारी विधियां पूरी हो चुकी थी। कन्या के गले में मंगलसूत्र पहना। पंडित ने मंगलसूत्र की थाल विवियन के आगे करते हुए कहा। जिसे सुन विवियन ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब कन्या को सिंदूर लगाया। पंडित ने सिंदूर की थाल विवियन के आगे करते हुए कहा। विवियन ने धीरे से घूंघट उठाकर लड़की की मांग सुर्ख सिंदूर से भरी और इसी के साथ पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। इन सारी रस्मों के दौरान विवियन के चेहरे को
देखकर साफ पता चल रहा था उसके इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी खत्म होने के बाद विवियन अपनी माला उतार कर लिफ्ट की ओर जाने के लिए बढ़ा, तभी हॉल में किसी लड़की की आवाज गूंज उठी, विवियन यू बास्टर्ड। इस आवाज पर सबने सीढ़ी की तरफ देखा तो पाया माहिरा वहां खड़ी थी। ये पर सवाल ये था, माहिरा यहाँ थी तो घूंघट में खड़ी लड़की कौन थी? वहीं माहिरा ने विवियन को देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसका कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर इससे पहले कि वो उसके कॉलर तक पहुंच पाती विवियन ने उसका गला पकड़ लिया। वहीं विवियन की मजबूत गिरफ्त से माहिरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरा कॉलर पकड़ने की जरूरत मत करना माहिरा खान, नहीं तो वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से जुदा करने में। विवियन के कहे शब्द सुनकर हाल में खड़े हर शख्स सहम गया। माहिरा ने विवियन के हाथ पर हाथ रखकर दबी आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे आदमियों ने मुझे क्यों बेहोश किया? विवियन ये सब तुम्हारी प्लानिंग ने भी थी है ना? विवियन की पकड़ उसके गले पर ज्यादा टाइट नहीं थी, इस वजह से वे बोल पा रही थी। विवियन उसके गले को झटके से छोड़कर उसे पीछे क्यों धकेलते हुए, तुम होती कौन? जिसे मैं जवाब दूं, सो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसी के साथ माहिरा लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरी। हॉल में खड़े हर एक शख्स के चेहरे पर हैरानी और परेशानी झलकने लगी और अब ये सब जानने के लिए बेताब हो उठे कि माहिरा अगर यहाँ है तो घूंघट में खड़ी लड़की कौन है? इसी बेताबी के साथ इंद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, विवियन ये सब क्या है और ये लड़की कौन है? आपकी बहू। विवियन ने सीधा जवाब दिया, जैसे सुनो इंद्र के हाथों की मुट्ठी बन गई। मेरी बहू? मैंने तुम्हें इस लड़की से शादी करने के लिए नहीं कहा था। इंद्र ने सख्त लहजे में कहा, हाँ आपने इस लड़की से शादी करने के लिए तो नहीं कहा था, आपने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे शादी करनी है। सो मैंने कर ली और अब मैं इस ड्रामे में अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहता। विवियन ने गले में से वरमाला निकाल फर्श पर फेंकते हुए कहा और ये कहकर विवियन ने साफा भी निकाल कर फर्श पर फेंका और लिफ्ट से होते हुए अपने रूम की ओर चला गया। उसके पीछे राज और राहुल भी चले गए। यहाँ अब जाकर इंद्र की नजरें उस लड़की पर गई। इंद्र लड़की के पास आया और लड़की का घूंघट उठाकर उसके गाल पर एक तमाचा मारते हुए बोला, प्रॉपर्टी के लिए क्या है ना तूने? ये सब तूने ही भड़काया होगा मेरे बेटे को। तमाचा काफी जोरदार था। लड़की हाथ गाल पर रख रोने लगी। तभी शारदा इंद्र के पीछे से आते होते हुए आ गई और लड़की के गाल पर दूसरा तमाचा मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ शादी करने की? तभी उन सब के पास केडन आया। केडन ने उस लड़की से कहा, मिस आर्यनी, बॉस ने आपको बुलाया। हाँ, ये लड़की आर्यनी थी और आर्यनी का किडनैप करने वाला कोई और नहीं विवियन ही था। आर्यनी के कानों में उस शख्स की आवाज ही जाते ही उसके आंसुओं से भरी नजर हैरानी में बदल गई। उसे ये आवाज जाने पहचाने लगी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही केडन था जिससे उसने मदद मांगी थी और जिसे उसने अच्छा इंसान समझा था। वही केडन ने उसको लिफ्ट की और चलने का इशारा किया। आर्य ने हैरानी भरी नजरों से एकटक केडन को देखते हुए उसके पीछे लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट सीधे विवियन के फ्लोर पर खुली। केडन लिफ्ट से बाहर निकलते हुए आर्य को सामने लाने की ओर चलने का इशारा करके आगे बढ़ा। आर्यन भी उसके पीछे हैरानी से उसको देखते हुए चलने लगी। अब तक उसकी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसे अब ये जानना था कि केडन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों उसे ऐसे एक इंसान के हवाले कर दिया जो असल में इंसान नहीं, शैतान है, जिसे किसी की जिंदगी से कोई मतलब तो हो ही नहीं, मतलब ही नहीं है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आर्य ने रोकते हुए उससे सवाल किया, जिसे सुन केडन भी वहीं रुक गया। केडन ने पीछे मुड़कर उससे कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप इतना समझ लो कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपका ऑप्शन मेरी जिंदगी के से ज्यादा बड़ा था क्या? आर्य ने केडन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। आर्य के सवाल पर केडन के पास कोई जवाब नहीं था। केडन को पता था कि उसने क्या कहा है, पर उसके पास उस मासूम इसी लड़की के साथ ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने आर्यनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वापस मुड़कर लोन की ओर बढ़ गया। आर्यनी भी उसके पीछे लोन की तरफ बढ़ गई। लोन में जाते ही आर्यनी की नजर सामने चेयर पर विवियन पर पड़ी। विवियन के सामने वाली चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने ब्लैक कोट पहन रखा था। उसके होली को देख पता चल रहा था कि वो कोई लॉयर है। उसके पीछे राहुल और राज भी खड़े थे। विवियन ने आंखों से आर्यनी को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। आर्यनी अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ लहंगों को संभालते हुए चेयर पर बैठ गई। विवियन एक फाइल आर्यनी के सामने टेबल पर फेंकते हुए बोला, साइन इट। ये क्या है? उसने फाइल देखते हुए कहा। विवियन ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, नाउ साइन इट। यू कैन आई सी दिस? आर्यनी ने मध्यम आवाज में विवियन से पूछा। यस यू कैन, विवियन ने कहा। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से फाइल उठाई और फाइल खोलकर पढ़ने लगी। वे जैसे जैसे उस फाइल पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से
तब्दील हो रही थी। फाइल में लिखा था कि उनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, दोनों पार्टी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती और 6 महीने पूरे होने के बाद दोनों पार्टी में से कोई भी डिवोर्स लेना चाहे तो दूसरी पार्टी को डिवोर्स देना होगा और दोनों पार्टी एक दूसरे पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बना सकते। फाइल पढ़ने के बाद आर्यन ने टेबल से पेन उठाया और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर वापस फाइल वापस टेबल पर रख दिया। विवेन ने भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को उठाया और उसे एक नजर देख कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ओके मिस्टर आहूजा, मैं इसकी कॉपी आपको जल्द ही भिजवाता हूँ। लॉयर ने टेबल से फाइल उठाते हुए कहा, रावत किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम समझ रहे हो ना। विवेन ने लॉयर से हाथ मिलाते हुए कहा, जिस पर रावत ने हाँ में से हिलाते हुए कहा, डोंट वरी सर, ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। हम ये कर भी और वहां से तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया। आज राज, राहुल और कैडन बिलोर को लेकर चले गए। उन सब के जाने के बाद आर्यन ने दोनों हाथों से अपने लहंगे को मुट्ठियों में भींच लिया और उसकी आंखों से आंसू बह उठे। उसके सामने अब सारी चीजें साफ थी। आर्यन ने अपनी बड़ी बड़ी पल के ऊपर उठाए लाल आंखों से आसमान को देखते हुए अपने आप से बोली, कब तक मेरी किस्मत मुझे आजमाती रहेगी पता नहीं। मेरी किस्मत के पन्ने किस मनहूस कलम से लिखे गए हैं। ये कहकर आर्यन ने अपनी पलकें झुकाई और रोने लगी। करीब 1 घंटे तक रोने के बाद आर्यन ने अपने आंसू को पोंछते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कि वे उस अनजान घर में कहाँ जाए। तभी उसकी नजर लिफ्ट के पास खड़े एक फीमेल सर्वेंट पर गई। वो अपने लहंगे को धीरे से उठाकर उस सर्वेंट की तरफ बढ़ी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर आहूजा का कमरा कौन सा है? उसने सर्वेंट से कहा, जिस पर सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस मैम, प्लीज कम विद मी। ये कहकर सर्वेंट विवेन के रूम की ओर जाने लगी और आने नहीं उसके पीछे चले गई। सर्वेंट ने विवेन के रूम का डोर खोलते हुए कहा, मैम ये रूम विवेन सर का है। ये कहकर सर्वेंट वहां से चली गई। आने ने अपनी नम आंखों से उस कमरे को देखने लगी। विवेन का रूम दिखने में बेहद खूबसूरत था, जैसे किसी शहजादे का कमरा हो। रूम पूरा व्हाइट कलर की थीम में डेकोरेटेड था। उसमें एक कैनोपी बेड भी था। बेड के चारों ओर सफेद कर्टन लटक रहे थे। बेड पर सफेद चादर बिछी थी। बेड के दोनों साइड व्हाइट कलर के साइड टेबल थे और बेड के राइट साइड एक बड़ी सी केसमेट विंडो थी। विंडो पर भी व्हाइट कर्ट्स लगे हुए थे। बेड के सामने एक बड़ा सा मिरर था। उस बड़े से और मिरर के साइड में एक बड़ी सी वुडन सेल थी। उसके जस्ट बगल में 2 डोर थे, एक डोर वॉशरूम का और दूसरा डोर क्लोजेट रूम का था। विवेन का रूम काफी बड़ा था। उस रूम के हर एक कोने पर ग्लास टेबल थे जिस पर काले गुलाब से भरे वास रखे हुए थे और जमीन पर व्हाइट कलर की सॉफ्ट कारपेट बिछी थी। कॉलेज के डर से थोड़ा सा आगे व्हाइट कलर का बड़ा सा काउच था जिसके अगल बगल सोफे रखे हुए थे। बीच में सवा गिलास टेबल रखी हुई थी। आर्यन ने जाकर काउच पर बैठ गई। तभी उसे वॉशरूम से आ रही पानी गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो समझ गई कि विवेन अभी वॉशरूम में है। आर्यन ने काउच पर बैठकर अपने लहंगे पर उलझ रहे चूड़े को निकालने लगी। तभी वॉशरूम का डोर खोला। विवेन व्हाइट शर्ट और लोअर में अपने गीले बालों को सफेद टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकला। तभी उसकी नजर आर्यन पर गई। उसे अपने रूम में देख उसकी नजर सर्द हो गई। उसने टॉवल बेड पर फेंका और उसके पास जहाँ पहुंचा उसने उसे घूरते हुए उसकी गलाई कसकर पकड़ ली। उसे कौन से खड़ा किया। विवेन ने ये सब इतनी जल्दी किया कि उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया और जब समझ में आया तो तब तक वे संभल चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? विवेन ने उसे गलाई मोड़कर दांत पीसते हुए सवाल किया। विवेन की पकड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि आर्यन की चूड़ा टूटकर उसके हाथों में धंसने लगी। उसे दर्द होने लगा और आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दर्द से कराते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊँ? फिर कहीं भी जाओ, पर मेरे रूम में आने की गलती दोबारा मत करना, समझी तो? उसने आर्यन के हाथों पर पकड़ कसकर दांत पीसते हुए कहा। ये कहकर विवेन ने उसका हाथ छोड़ दिया और तेज कदमों से डोर के पास जा पहुंचा। गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। विवेन ने उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते हुए चिल्लाकर कहा। उसकी इतनी तेज आवाज सुन वो डर गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से हिलने की और उसे वहीं खड़े देख विवेन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आई सेड गेट आउट नाउ फ्रॉम ऑफ माई रूम। इस बार विवेन की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी थी, जिसे सुन आर्यन कांप उठी थी। वहीं उसके सामने खड़ा विवेन तेज कदमों से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसको रूम से बाहर की ओर धकेल दिया। लस्सी, विलियम ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर लिफ्ट के पास खड़ी लस्सी फौरन भागते हुए उसके पास आई। यस सर, लस्सी ने डरते हुए बहुत मुश्किल विवेन से कहा, इस फ्लोर पर जो 2 रूम बंद पड़े हैं उनमें से एक रूम को क्लीन करवाओ और इस लड़की को दे दो। विवेन ने लस्सी से कहा और ये कहकर उसने आर्यन के मुंह पर डोर बदहम से बंद कर दिया। मैम प्लीज आप लॉन में वेट करिए, मैं 10 मिनट में रूम रेडी करवाती हूँ। लस्सी ने आर्यन से कहा, जिसे सुनकर आर्यन रोते हुए लॉन की ओर जाने लगी और लस्सी दूसरी तरफ चली गई। मैम योर रूम इज रेडी, प्लीज कम विद मी। लस्सी ने लॉन के चेयर पर बैठी हुई रोती हुई आर्यन से कहा, जिसे सुन उसने हाँ में से हिलाया और लस्सी के पीछे चल दी। उसका रूम विवेन के रूम के बगल में ही था। कुछ ही समय में दोनों डोर के सामने
ये खड़े थे। मैम दिस इज योर रूम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज कॉल मी। लेसी ने रूम का डोर खोलते हुए कहा और ये कहकर वह चली गई। आर्यन ने एक नजर रूम में दौड़ाई। ये रूम भी विवियन के रूम जैसा ही था। उस फ्लोर पर ऑलमोस्ट सारे रूम व्हाइट थीम में डेकोरेटेड थे। उसका रूम भी कुछ वैसा ही था। व्हाइट बेड पर व्हाइट बेडशीट बिछी हुई, बेड के लेफ्ट साइड सोफा, सामने कपबोर्ड और सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल के बगल में दो डोर, एक क्लोजेट और एक बाथरूम का था। आर्यन रूम को देखने के बाद रूम का डोर बंद कर डोर से सटकर मैं बैठ गई और अपने लहंगे को मुट्ठी में भरकर रोने लगी। वो फर्श पर बैठे बैठे 10 मिनट तक रोती रही और फिर अपने आंसू पोंछ वो फर्श से उठी और बेड पर दम से पेट के बल जा गई। अचानक गिरने की वजह से उसका लहंगा बेड के चारों तरफ फैल गया। उसने इस बेड पर बिछी सफेद चादर को कस के मुट्ठी में भरा और इसी के साथ एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली। उसके सिर ने हरकत करनी बंद कर दी थी। बस कुछ हरकत में थे तो उसके आंसू वे आंसू जो चीख चीख कर उसके दर्द को बयान कर रही थी। इधर विवेन अपने रूम में कांच पर बैठा सिगरेट पीते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था या यूं कहो पुरानी यादों में खोया हुआ था। फ्लैशबैक, एक अस्पताल में एक औरत बेड पर बैठी है, उसके हाथ में ड्रिप लगी है। उसके सामने स्टूल पर करीब 6 साल का बच्चा बैठा हुआ है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मॉम, बच्चे ने रोते हुए कहा। जिस औरत बच्चे के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे छोड़ो विवियन। वो औरत लंबी लंबी सांसें लेते हुए आगे बोली, विवियन सिर्फ 28 सालों के लिए मैंने भी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है। तुम्हें 29 साल होने से पहले शादी करनी होगी। अगर 28 साल के अंदर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे 28 साल होने के बाद गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और अगर 29वें बर्थडे से पहले तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वाइफ के नाम हो जाएगी। तुम्हें उस प्रॉपर्टी को बचाना होगा विवियन। फ्लैशबैक एंड यही सब सोचते हुए विवियन ने आंखें खोली। अब उसकी आंखें लाल थी। वह सिगरेट को एक्स्ट्रा में डालकर काउ से उठकर बेड पर सोने चला गया। अगली सुबह आर्यन की आंख खिड़की के पर्दों से छनके आती किरणों से खुली। वह उठकर बेड पर बैठ गई। बैठकर उसने रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये उसका हॉस्टल नहीं था, ये वह कमरा था जहाँ कल रात लाकर वह फेंकी गई थी। कमरे को देखते हुए कल रात का मंजर उसकी आंखों के सामने सेकंड के 1000वें हिस्से में गुजर गया। उसकी आंखों में फैला काजल, होठों पर फैली लिपस्टिक, हाथों में टूटी चूड़ियां, गले में लटका हार उसकी हालत बयान करने के लिए काफी थे। बेड से उठकर उसने मिरर में खुद को बहुत गौर से देखा। उसके बाद वे क्लोजेट में गई तो हैरान रह गई। उस क्लोजेट में हर तरीके के कपड़े थे, इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स थे और सबसे नीचे स्लीपर से लेकर हर साइज की सैंडल रखे हुए थे। उसने क्लोजेट में एक सिंपल सा सूट और व्हाइट बाथरोब निकाला और सीधे वॉशरूम में मैं चली गई। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में इकट्ठा हुए। इंद्र, शारदा और रोशनी अपनी चेयर पर बैठे थे। तभी विवेन लिफ्ट से निकलकर डाइनिंग रूम में आया और हेड चेयर पर बैठ गया। विवेन ने अपनी लिस्ट वॉच देखते हुए कहा, लेट्स ब्रेकफास्ट। लेट्स ओके सर बोलकर विवेन का ब्रेकफास्ट लगाने लगी। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आती हुई आर्यन पर गई। आर्यन ने एक सिंपल सा लाइट ब्लू कलर का सूट, पैरों में नॉर्मल स्लीपर, आंखों में काजल, लाइट पिंक लंबाल और लेफ्ट हैंड में वॉच पहना था। वो सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग रूम में आई और रोशनी की बगल वाली चेयर पर बैठ गए और इधर इंद्र और शारदा आर्यन को घूरने लगे। आर्यन को घूरते हुए इंद्र ने गुस्से में कहा, ये लड़की हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेगी। तो इस पर शारदा बोली, ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, पता नहीं था। जैसे सुन रोशनी इंद्र और शारदा को देखते हुए बोली, मॉम डैड ये हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं, प्लीज आप ये सब बातें बंद करिए। इसकी वजह से हमारी कल इतनी बेइज्जती हुई और तुम कह रही हो हम ये बात खत्म कर दे। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। इंद्र ने आर्यन को घूरते हुए रोशनी से कहा। हम इस पर रोशनी बोली, जो होना था वो हो गया डैड, प्लीज आप आप सब बात खत्म करिए, प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। उन सब की बात सुन आर्यन की आंखें नम हो गई और इवन उसे तो मानो किसी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो ब्रेकफास्ट करके फौरन वहां से निकल गया। आर्यन भी ब्रेकफास्ट करने के बाद वहां से उठकर अपने रूम में आए और अपना बैग लेकर लिफ्ट से होते हुए हॉल में आई और बाहर जाने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, स्टॉप। उसने पीछे मुड़कर देखो तो सामने आम चेयर पर विवेन बैठा हुआ था। उसके पीछे राज और राहुल खड़े थे। तुम ये ड्रामा दुनिया के सामने बिगड़ने वाली हो क्या, कहते हुए विवेन उसके पास आ खड़ा हुआ। जिस पर आर्यन हैरान होते बोली, कौन सा ड्रामा, यही कि तुम मेरी वाइफ हो। उप्स सॉरी, तुम तो कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ हो। विवेन ने उसके मंगलसूत्र की ओर इशारा करते होगा तो उस पर आर्यन बोली, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, निकालो उसे। विवेन ने सख्त लहजे में कहा। जिसे सुनकर वे शॉक हो गई। मैंने कहा निकालो उसे, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। विवेन ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। आर्यन ने मंगलसूत्र गले से निकाला, उसके हाथ में रख दिया। विवेन मंगलसूत्र को उछालकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर आर्यन को घूरते हुए बोला, एक बात और, अगर ये बात इस घर के अलावा बाहर गई कि तुम
मेरी भाई तो वही दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये कहकर वापस अपना काम करने चला गया और आरिनी वहीं खड़ी डस्टबिन में पड़े मंगलसूत्र को एकटक देख रही थी। आरिनी मंगलसूत्र देखते हुए अपने आप से बोली, कल तक ये शादी करने के लिए मर रहा था और आज कह रहा किसी ने किसी से कहा तो मार देगा। इसने कल गन की नोक पर शादी कर ली और आज कह रहा है किसी को बताना मत कि तुमने मुझसे शादी की है। सच में ये सन की और एक नंबर का पागल भी, फिर भी अपनी रिश्त खोज पर नजर डालते हुए बाहर चली गई। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी और आरिनी ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर जा ही रही थी कि तभी एक लड़की ने पीछे से जोर से चिल्लाते हुए, आरिनी आई एम बैक नाउ वी आर इज बैक। उसकी आवाज सुनकर पहले तो वे चौंक गई, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। फाइनली तू आ ही गई। आई मिस यू सो मच नव्या। आरिनी ने तेज कदमों से नव्या की ओर जाते हुए कहा, मिस टोयो तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। तू होती है तो और मजा आता है यार। पर यार वो फैमिली ट्रिप थी, मतलब तू नहीं जा सकती थी क्योंकि तेरा तो कॉलेज था और तू कॉलेज से छुट्टी लेती नहीं। क्या कर नव्या उसके गले से जा लगी। हाँ हाँ चल मुझे ज्यादा मत सुना और ये बता तू 2 दिन बाद वापस आने वाली थी और आज इतनी जल्दी कैसे वापस आई। आरिनी ने कहा। इस पर नव्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं जल्दी वापस आई तो तुझे इसकी खुशी नहीं है। तू मुझे देर से बुलाना चाहती थी बेटा, सारे मुझे अकेले अकेले करना चाहती थी, पागल है क्या। नव्या तू जानती नहीं मैं तो ज्यादा खुश होती गधी। अब चल हमें लेट हो रहा है क्लासेज के लिए और एग्जाम भी आने वाले हैं। पढ़ेंगे नहीं तो तू भी फेल और मैं भी फेल और फिर भूल जाना सब। उसने नव्या के सिर पर टपली मार कर कहा, अब चल रही या ये नहीं चल रही है। चल नव्या ने उसको फॉलो करते हुए कहा। दोनों कॉलेज के अंदर क्लास लेने चली गई। ट्राई एंड फॉक्स विवन अपने केबिन में था, तभी केबिन के डोर पर नॉक होता है। विवन कम इन। केडन अंदर आता है। विवन के लैपटॉप से नजर हटाकर केडन को एक नजर देखते हुए बोला, बोलो केडन। केडन बॉस वो दोनों नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विवन केडन को घूरते बोला, तुम्हें पता है ना मुझे कोशिश नहीं कामयाबी पसंद है, ढूंढ रहे इससे क्या मतलब है। अब तो वे दोनों आदमी मिल जाने चाहिए थे। केडन, हाँ बॉस मैंने अपने आदमियों को हर जगह लगा रखा है, उसके पास पहुंचने से पहले हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। विवेन बोला, जितना जल्दी हो सके ये काम करो, वे दोनों हाथ से नहीं निकलने चाहिए। वे दोनों वो प्यादे हैं जिनका मुंह खुला तो ये पूरा खेल बदल जाएगा। केडन बोला, यस बॉस हमारी पूरी टीम काम कर रही है, वे दोनों आदमी जल्दी मिल जाएंगे। विवेन लैपटॉप में देखते हुए बोला, नाउ लीव। केडन ओके बॉस बोलकर चला जाता है। विवेन अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। विवेन तुम यहाँ कब आओगे। दूसरी तरफ से वह आदमी कुछ बोलता है। विवेन पता है ना कि अब तुम्हें आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ से वह आदमी कुछ बोलता है। विवेन यहाँ एक हफ्ते में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज होने वाली है जिसमें अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े डीलर्स आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ उस पार्टी से पहले तुम इंडिया में हो। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि वे प्लान पार्टी में आता है या नहीं। इतना कहकर विवेन कॉल कट कर देता है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। आरिनी और नव्या इस वक्त इस समय कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। आरिनी कॉफी का सिप लेकर बोली, आज तो कॉफी में कोई टेस्ट नहीं आ रहा। नव्या भी कॉफी का सिप लेकर बोली, तो पागल हो गई आरिनी, या तो तेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी अच्छी कॉफी को इतना बेकार कह रही हो। आरिनी कॉफी का दूसरा सिप लेकर बोली, मुझे बेकार लग रही है तभी तो बेकार बोल रही हूँ, अच्छी लगती तो अच्छा बोलती। नव्या बोली, मुझे लगता है तेरे दिमाग के साथ साथ तेरे मुंह का टेस्ट भी खराब हो गया, इसलिए आज अब इतनी बहकी बातें कर रही। आरिनी बोली, नव्या तू कुछ भी बकवास करती है ना, पता नहीं तू ये बिना सर पैर की बातें किससे सीख कर आती है। तभी एक लड़का उनके पास आता है और एक चेयर लेकर उनकी टेबल पर लगाकर बैठते बोला, हेलो गर्ल्स व्हाट्सअप। आरिनी और नव्या एक दूसरे को देखती है, फिर उस लड़के को देखकर एक साथ बोली, आरुष तुम। आरुष उन दोनों को देखकर हंसते बोला, ये तुम दोनों ने ट्यूनिंग कर रखी है क्या। नव्या बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो। आरुष बोला, यहाँ क्यों आए हो का क्या मतलब, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। नव्या बेब। नव्या ने चिढ़ते हुए बोली, डोंट कॉल मी बेब, इट्स सो चीजी। इतनी चीजी वर्ड कैसे बोल रहे थे तुम। आरुष बोला, यू नो ना आई लाइक चीज। तभी आरिनी वहां से उठकर जाने लगते है कि आरुष आरिनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अभी तो मैं आया हूँ, मेरे आते ही तुम जा रही हो। आरिनी आरुष का हाथ झटकते हुए बोली, अपने बकवास मत करो आरुष, और ये फिल्मी लाइन्स मुझ पर मत यूज क्या करो, मुझे ये सब नहीं पसंद। इतना कहकर आरिनी वहां से चली जाती है। आरिनी के जाने के बाद आरुष नव्या को देखता है तो नव्या बोली, आज इसका मूड बहुत बेकार है। आरुष कंधे उचकाते हुए बोला, ओके मुझे क्या। आहूजा मेंशन। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और आरिनी के पास काम करने के लिए कोई काम नहीं था। आरिनी बहुत बोर हो रही थी। वे अपने रूम में बैठकर मोबाइल चलाई जा रही थी, तो कितना चलाए। हॉस्टल में होती तो 3-4 लड़कियों से बातें करती या बार में काम करने के लिए जाती, पर अब तो वे इस बार में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने बार की जॉब
ने छोड़ ने दी थी। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। यही सब सोचते हुए आर्यन अपने आप से बोली, आई थिंक मुझे नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। आर्यन ने नव्या को फोन लगाती है। दूसरी साइड से नव्या बोली, हाँ आर्यन बोल। आर्यन रूम में टहलते हुए, यार एक जॉब ढूंढ दे। दूसरी साइड से नव्या बोली, तेरी बार वाली जॉब का क्या हुआ? आर्यन, यार वो वाली जॉब तो मैं छोड़ दी। दूसरी साइड से नव्या बोली, पर क्यों? आर्यन, अच्छी तो थी, तुझे सिंगिंग पसंद है और तू वहाँ पर एंजॉय भी करती थी, फिर क्यों छोड़ दी? आर्यन बोली, यार मुझे वहाँ के स्टाफ से ही नहीं लग रहे थे, अब तू ये सब छोड़, तो मेरे लिए एक जॉब ढूंढ देना प्लीज नव्या। दूसरी साइड से नव्या बोली, ओके मैं देखती हूँ, अगर कोई जॉब मिलती है तो मैं तुझे बताती हूँ। वेल, मेरे डैड का ऑफिस है पर मैं वहाँ खुद कभी नहीं जाती, पर चल मैं तेरे लिए बात करूंगी डैड से। आर्यन, ठीक है तो अपने डैड से बात करके बताना। दूसरी साइड से नव्या बोली, आर्यन अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। नव्या से बात करने के बाद आर्यन ने अपना फोन साइड टेबल पर रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद आर्यन सोकर उठती है। आर्यन सामने लगी वॉल पर घड़ी को देखते हुए खुद से बोले, मैं इतना लेट तक कैसे सो गई यार? अब तो वार्डन मेरी क्लास लगाएगी डिनर के लिए, इतनी लेट हो गई। तभी उसे याद आता है कि वे अपने हॉस्टल में नहीं, इस शहर में आहूजा मेंशन में है, एक खूंखार इंसान की कैद में। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी तब उसका फोन बजता है। आर्यन फोन उठाते बोले, हेलो मैम। दूसरी साइड से वार्डन बोली, आर्यन तुम 2 दिन से हॉस्टल में है, ये सब क्या चल रहा है? आर्यन हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने घर रेंट पर ले लिया है, अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। दूसरी साइड से वार्डन बोली, घर रेंट पर ले लिया है तो बात करके जाना चाहिए ना, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर सकती हो ना। हम यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि तुम अब हॉस्टल आओगी, ये तुम्हारा तो 2-3 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है। आर्यन, आई एम सॉरी मैम, इट्स माई फॉल्ट, आई एम रियली सॉरी। दूसरी साइड से वार्डन बोली, यहाँ पर तुम्हारा जो सामान है उसका क्या करना है? आर्यन, कल शाम को कॉलेज के बाद मैं अपना सामान लेने आ जाऊंगी। इतना कहकर आर्यन कॉल कट कर देती है। तभी डोर पर नॉक होता है। आर्यन का मिलते से अंदर आकर बोली, मैम डिनर का वक्त हो गया है। आर्यन नीचे हॉल में डाइनिंग रूम की ओर चली जाती है। डाइनिंग रूम में सब डिनर कर रहे थे। शारदा और इंद्र डिनर करते हुए एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और विवेन हमेशा की तरह अपने मोबाइल में कुछ करते हुए डिनर कर रहा था। तभी आर्यन डाइनिंग रूम में आती है और रोशनी के बगल वाली चेयर खिसकाकर बैठ जाती है और एक प्लेट उठाकर अपने प्लेट में डिनर निकालने लगती है। आर्यन को डिनर निकालते देख शारदा रानी को घूरते बोली, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है, हमारे यहाँ खाने को हाथ नहीं लगाते हैं। आर्यन हाथ पीछे करके बोली, सॉरी मुझे पता नहीं था। शारदा बोली, पता नहीं था तो पता करके आना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। आर्यन, ओके मैं ध्यान रखूंगी। शारदा लस्सी से बोली, खाना सर्व करो उसको। लस्सी आर्यन को खाना सर्व करने लगती है। सब डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। अब टेबल पर सिर्फ रोशनी और आर्यन ही रह गए थे। रोशनी आर्यन से बोली, क्या नाम है तो आपका? आर्यन मुस्कुरा के बोली, आर्यन। रोशनी मुस्कुराते हुए आगे बोली, क्या मैं आपको भाभी बोल सकती हूँ? आर्यन मुस्कुराते बोली, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। रोशनी बोली, आप मॉम की बातों का बुरा मत माना, वो बस थोड़ी सी नाराज है क्योंकि भाई ने माहिरा भाभी सॉरी माहिरा की जगह आपसे शादी कर ली। आर्यन बोली, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आर्यन अपने मन में, काश माहिरा ही तुम्हारी भाभी होती तो मैं भी आजाद होती। रोशनी आगे बोली, आप क्या करती हो? आर्यन बोली, स्टूडेंट। रोशनी बोली, अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ती हो आप? आर्यन बोली, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। रोशनी एक्साइटमेंट के साथ बोली, वे तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वैसे आपको एडमिशन कैसे मिला? क्योंकि मैंने भी वहाँ एंट्रेंस एग्जाम दिया था पर अफसोस मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। आर्यन रोशनी को से मुस्कुराते बोली, एक्चुअली मैं अपने स्कूल में टॉपर थी तो उसी के थ्रू मुझे एडमिशन मिल गया। रोशनी, वाओ दैट्स गुड। आर्यन बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी अपना नाम बताती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।